गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने ये नया मैथमेटिकल टूल स्टार्ट किया था, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का। ये जब हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन है जो लगातार चेंज हो रहा है, जो हो रही है चीज़, जैसे मैंने वर्क डन की कल एग्जांपल बताई थी कि आप एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो। जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो फोर्स लगातार चेंज होती है, तो जो आपको वर्क डन लिखना होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो फोर्स है वो लगातार चेंज हो रही है, तो इस केस में मतलब जो हमें वर्क डन निकालना पड़ता है वो आप सिंपली फोर्स, एवरेज फोर्स लिख के या इनिशियल या लास्ट फोर्स लिख के नहीं कर सकते। आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, मतलब उस फोर्स के छोटे 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 टुकड़े कर लेते हैं हम। मतलब पर्टिकुलर फोर्स के कारण जो वर्क डन हुआ वो लिख लेते हैं, दूसरे नेक्स्ट फोर्स के कारण जितना वर्क डन हुआ वो लिख लेते हैं, तीसरी फोर्स के कारण जितना वर्क डन हुआ वो लिख लेते हैं। ऐसे अनंत बार वर्क डन को जोड़ने के लिए हमने नया मेथड सीखा था, इंटीग्रेशन। ठीक है, और उसके मैंने आपको एक दो फॉर्मूलाज बताए थे, और मैंने आपको बताया था कि मैं सबसे पहले आपको सी के बारे में बताऊंगा कि वो जो सी एंड में मैं लिखता हूँ वो क्यों लिखता हूँ। तो आप सी के बारे में जानिए क्या होता है। सबसे पहले सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू, आप ऐसा मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर कोई टर्म है। अगर मैं इसकी डिफ्रेंसिएशन करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो आंसर क्या आता है मेरे पास, वो आ जाएगा 2x। और अगर मेरे पास है अब इसी को देख लीजिए आप, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स, और दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट करता हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको y की इंटीग्रेशन करेंगे dy की तो y आ जाती है, और 2x स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो मैंने आपको बताया था 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, x की पावर 1 है यहाँ पे तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, और 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो dx ने ही इसको ऐसा बनाया। आप सोचोगे कि dx कहाँ चला गया, इसको dx ने ही ऐसा बना दिया है। ठीक है, आपने 2 से 2 काट दिया और ये एक्स स्क्वायर आ गया। तो देखो इस टर्म की मैंने एक बार डिफ्रेंसिएशन की तो ये बन गया, और इस चीज़ की मैंने एक बार इंटीग्रेशन की और ये चीज़ वापस ऐसी बन गई, ये इंटीग्रेशन की हमने। ठीक है, इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं दोनों। अब मान लीजिए मेरे पास कोई टर्म सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, तो इसकी मैं एक बार डिफ्रेंसिएशन करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया 2x। ठीक है, ओरिजिनली मेरे पास ये टर्म थी, अब आपको 2x मिल गया। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ डी वाई इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स, मतलब डी एक्स को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को मैंने इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ। तो डी वाई की इंटीग्रेशन आ गई y, और इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2। 2 ने 2 को मार लिया, एक्स स्क्वायर रह गया। अब देखो रीजनल टर्म में 5 था, बट इस चीज़ को इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर आया, प्लस 5 नहीं आया, बट मेरी ओरिजिनल टर्म में वो था 5। तो इस अनसर्टनिटी के लिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में वो नहीं था, ठीक है, तो इसको इसमें इस टर्म में प्लस 5 था, बट इंटीग्रेट करने पे अगर मैंने किसी टर्म को डिफ्रेंशिएट किया है और उसके बाद मैं उसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो मेरे को उस जो कांस्टेंट टर्म ये जो लगी हुई है इसके बारे में कोई भी ज्ञान ये इंटीग्रेशन नहीं देती, इसलिए हम इसके साथ कोई भी कांस्टेंट सी लगा देते हैं। दिस कैन बी ज़ीरो, जैसे लास्ट केस में तो ये ज़ीरो हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो सी की वैल्यू इस केस में तो क्या थी, ज़ीरो, बट इस केस में सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 5। तो मेरे पास जो y आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, और c की वैल्यू 5, और ये देखो ये वही टर्म बन गई दोबारा ये वाली चीज़, इसलिए हम c लगाते हैं। बट हमें फिजिक्स में कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती c की, ये मैथ्स में आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको प्लस 2 में इंटीग्रेशन बाकायदा सिखाई जाएगी, तो आज के बाद हम इस c की कभी भी चर्चा नहीं करेंगे, हमें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती इस c की। ठीक है, ये मैथ्स में आपको ज़रूरत पड़ेगी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बट मैंने आपको बता दिया कि सी का सिग्निफिकेंस क्या है, इस सी को मैं लगा क्यों रहा था, क्योंकि जो मेरी ओरिजिनल टर्म थी मैंने उसकी एक बार डिफ्रेंसिएशन की तो ये आ गया, इस टर्म की इंटीग्रेशन करके मेरे को वापस ओरिजिनल टर्म मिलनी चाहिए, बट मिला मेरे को सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो जो इसके साथ एक कांस्टेंट होता है उसकी जगह हम सी लगा देते हैं। दिस सी कैन बी ज़ीरो और
इट कैन बी एनीथिंग, वो आप मैथ्स में सीखोगे, इसको निकालने के मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। तो बट हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बुक्स में कहीं आपके स्कूल में कोई आपको बता दे तो आपको पता होना चाहिए कि ये सी का मतलब क्या है, बस मेरा मकसद यही था आपको सी बताने का, ठीक है। अब हम इसके फॉर्मूलाज पे आते हैं जो आपको याद रखने हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इसकी फील जैसे जैसे फिज़िक्स हम और पढ़ते जाएंगे आपको इसकी फील और आती जाएगी, अच्छा ये काम करता है इंटीग्रेशन, ये काम करता है। फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ अपने क्वेश्चंस और आप सिर्फ फार्मूलाज पे ध्यान दीजिए, इनको आप करने की कोशिश कीजिए, आप असाइनमेंट करना। इसके बाद मैं आपको सिखा देता हूँ कि ये कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं इसको फिनिश कर दूँ। तो कुछ फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे। मान लीजिए मेरे पास है एक्स रेज टू पावर एन इंटू टी एक्स, तो ये दोनों मिलके मेरे पास क्या बना देंगी, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। प्लस सी मैं नहीं लिख रहा, वैसे आपको बुक्स वगैरह में लिखा मिल सकता है, ठीक है। किसी बुक में प्लस सी होगा, किसी में नहीं होगा। तो ये चीज़ आ गई मेरे पास। अगर मेरे पास दूसरा फॉर्मूला सिंपली अगर डी एक्स लिखा हो, सिंपली कुछ नहीं है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ पे वन है, ऐसे मान सकते हैं ना कि इसके साथ वन लगा हुआ है, तो इंटू डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपली एक्स आ जाती है, जो मैंने आपको कल भी बताया था। जैसे मान लीजिए मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस थ्री इंटू एक्स। अगर कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसकी इंटीग्रेशन करने पे वो मतलब एक्स आ जाता है। अगर मान लीजिए मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए मेरे पास है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू, सॉरी यहाँ पे थ्री वाई स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं, डी थ्री वाई स्क्वायर इंटू फोर, तो फिर इसके साथ डी वाई लगा होना चाहिए। अगर एक्स है तो डी एक्स, वाई है तो डी वाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा थ्री एक्स क्यूब बाई थ्री वाई क्यूब पॉन थ्री प्लस फोर वाई। तो थ्री ने थ्री को मार लिया तो आंसर आ गया मेरे पास वाई क्यूब प्लस फोर वाई। अब ये वाई की जगह आर भी हो सकता है, तो ये टर्म्स आर में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक्स में आ गया। अच्छा और देखो, अगर मेरे पास, मैं आपको और चीज़ सिखाता हूँ एक, अगर मेरे पास है फोर एक्स प्लस फाइव इंटू डी वाई, तो इसको कैसे करेंगे फिर। तो आप ये मान लो कि मैं y के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो इस केस में जो मेरी x है वो भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी इंटीग्रेशन मैं करूँगा ना तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 4x। ये तो एक ही चीज़ होगी ना, क्योंकि मैं y के साथ कर रहा हूँ, तो 4x तो मेरे लिए एक कांस्टेंट टर्म आ गई पूरी की पूरी, तो इसके साथ सिंपली एक y लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे 4 के साथ सिंपली एक y लग गया था, यहाँ पे पूरे 4x के साथ एक y आ जाएगा, प्लस एक y आ जाएगा 5 के साथ। सिंपल, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं अलजेब्रिक फंक्शंस पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूँ ताकि आपको ये क्लैरिटी आ जाए, ऐसे हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास आ जाए, मेरे पास आ जाए कुछ टर्म ले लेते हैं, एक्स आर स्क्वायर प्लस फोर आर, और इसको मैं डी आर के साथ इंटीग्रेट करता हूँ, डी आर के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा। इस केस में चाहे आपको लग रहा है कि एक्स एक वेरिएबल है, बट इसको मैं कांस्टेंट ही मानूंगा क्योंकि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ आर के साथ, डी आर के साथ। तो आर है जो, वो दोनों मेरे वेरिएबल्स हो जाएंगे, और एक्स है मेरा, वो कांस्टेंट माना जाएगा। तो आ जाएगा एक्स आर क्यूब अपॉन थ्री प्लस फोर आर स्क्वायर अपॉन टू। तो ये मेरे पास आ गया आंसर, इसको सॉल्व करने पे ये आ गया एक्स आर क्यूब बाई थ्री प्लस टू आर स्क्वायर, ये ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक्स ही हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे एक्स की जगह अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसा है, इसको डी थीटा के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं सिंपली, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा। अगर मेरे पास आ गया फोर डी थीटा, तो इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा, फोर थीटा, ऐसे, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, खास बात नहीं है इसमें, आप थोड़ा सा सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास फोर्थ चीज़, इस अब मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ जाता हूँ। अगर मेरे पास है ई एक्स डी एक्स, तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मेरे पास है y इज इक्वल टू ई एक्स, तो y डैश क्या होता है, ई एक्स, इसमें बिल्कुल चेंज नहीं होता। ऐसे ही
ई रेस टू पावर एक्स में भी कोई चेंज नहीं आता, ई रेस टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन भी वही होती है, डिफ्रेंसिएशन भी वही होती है, ठीक है। तो ये इसलिए ये खास फंक्शन है एक। अच्छा, इसके बाद है मेरे पास एक और नया फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं होती। अगर log x dx आ जाए ना तो सिंपली इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, नो डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है log x का, ठीक है। log x dx का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो इसको किसी और मेथड से करना पड़ता है, वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करना पड़ता है, बट इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। जैसे मान लीजिए मेरे पास है, कल भी ये तो मैंने आपको बताया था, साइन एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स और मैंने कल सी भी लिखा था साथ में। अब सी का मैंने आपको फंडा समझा दिया कि हमें ज़रूरत नहीं है सी की, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास आ गया कॉस एक्स डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, ठीक है। और देखिए इसके बाद है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है टेन एक्स। अगर मेरे पास है कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट है माइनस कॉट एक्स, ठीक है। इसकी तो बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, इसकी भी कभी कभार ज़रूरत पड़ती है हमें करने के लिए। और देख लेते हैं, अगर हमारे पास फंक्शन है सीकेंट एक्स टेन एक्स डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन है जो वो आ जाती है सिंपली सीकेंट एक्स, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अच्छा, और इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं, ये तो सिंपल आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और देखिए अगर मेरे पास थोड़ा सा इसको मैं कॉम्प्लेक्स करके दिखाता हूँ, वैसे तो इसके दो तरह के मेथड होते हैं इसको करने के, जैसे उसमें 3 रूल होते हैं डिफ्रेंसिएशन में, इसमें 2 मेथड्स हैं करने के, बट फिर भी हमारे पास एक और चीज़ है अगर मेरे पास आ जाए साइन एन एक्स डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, अभी मैंने ये बताया माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एन एक्स। अगर मेरे पास ये देखो, इसको ध्यान से, इसको हम फंक्शन के अंदर फंक्शन बोलते हैं, एफ ओ एफ, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। पहले तो बाहर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, उसके अंदर एक अलजेब्रिक फंक्शन बन के बैठा है एन एक्स। तो जब आपको एन और एक्स ऐसा फंक्शन मिल जाए ना, तो इसको आपको क्या करना है, ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है बैठा, इसको आप नीचे रख के इन डिफ्रेंशिएट करोगे डी एन एक्स बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस एन एक्स बाई एन। नहीं समझ आया, दोबारा देखो। अगर मान लीजिए मेरे पास है साइन 4x dx, आपको ये इंटीग्रेट करना है, तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या आती है, माइनस कॉस 4x। और अब ये 4x की भी वापस आपको इसको भी सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो रूल है वो रूल ये है कि आप 4x की नीचे रख के डिफरेंशिएशन कर दो, तो नीचे रख के 4x की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी 4, तो सिंपली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 4x बाई 4, ये आंसर आ जाएगा। समझ आया। और देखो इसी ट्रिग्नोमेट्रिक की मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ, ऐसी मतलब फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ही इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, बाकी तो फॉर्मूलाज हैं आपको वो रटने ही पड़ेंगे कैसे हैं। अच्छा, और देखिए अगर मेरे पास आ जाए कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, मैं कॉस स्क्वायर एक्स की बात नहीं कर रहा, मैं कॉस एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स स्क्वायर। अब जो एक्स स्क्वायर है इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम नीचे रख के, तो 2x आ जाएगा। आप एक्स से एक्स को नहीं मार सकते, ये एंगल में बैठा है और ये एक नीचे फंक्शन बैठा है, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब 1/2x साइन एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा आ जाए कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है। इसको करने के लिए फिर आपको एक मेथड लगाना पड़ता है। याद करो जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज लिखवाए थे तो मैंने आपको बोला था कि एक फार्मूला cos 2x का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको वो याद रखना है फार्मूला। तो वो फार्मूला क्या था, cos 2x इज इक्वल टू क्या था, वो
कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, वो बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, वो बताया था 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये मेरे पास कॉस 2x के बराबर है। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए। अब मेरे पास है ये चीज़ cos 2x। अगर मेरे पास सिंपली cos x हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 2x/2। ये 2 से 2 कट गया, वापस यही चीज़ आ गई ना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये देखो, इसको और इसको कंपेयर कर सकता हूँ मैं। मतलब इस केस में तो पूरा x था, यहाँ पे x/2 है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा मेरे पास, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो ये cos 2x/2 का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी हमें ज़रूरत पड़ती है इसको करने की। अभी रुक जाओ, ये हम बाद में करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी, तो नहीं तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये चीज़ें। हम थोड़ा सा, मैं आपको इसके मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बताता हूँ। इंटीग्रेशन के दो मेथड्स हैं, एक को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। इस मेथड को करने का आप तरीका देखिए, ये इंटीग्रेशन के मेथड हैं। जैसे उसमें हमारे पास रूल्स होते हैं ना, कोशेंट रूल था, प्रोडक्ट रूल था, फिर चेन रूल था। इसमें दो ही मेथड है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे मान लीजिए पहली एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 1। मेरे पास कुछ फंक्शन ऐसे आ गया ax प्लस बी इंटू डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी मुश्किल हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, हम ax प्लस बी को ना z के बराबर लिखते हैं। ठीक है, लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू z। अब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, z इज इक्वल टू ax प्लस बी, तो उसको मैं लिख दूंगा dz बाई dx। तो मेरे पास आ जाएगा a x की डिफ्रेंशिएशन तो 1 होगी और b का आ गया 0, तो ये आ गया। तो dz को मैं क्या लिख सकता हूँ, dz मेरे पास आ गया a इंटू डी एक्स। अब वापस इसमें पुट करते हैं ये सारी चीज़ें, तो मेरे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई z, क्योंकि मैंने ax प्लस बी को z पुट कर दिया तो z आ गया। और dx की क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब मेरे को dx भी तो सब्स्टिट्यूट करना है, तो dx की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास dz बाई a। तो इसको मैं लिख दूंगा dz बाई a। तो अब z और dz को इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास 1 बाई ए तो कांस्टेंट आ गया, बचा 1 बाई जेड इंटू डी जेड। अच्छा, ये फॉर्मूला मैं आपको बताना भूल गया, अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग नेचुरल एक्स, या लॉग एक्स आप सिंपली कह सकते हो। ठीक है, लॉग एक्स। लॉग एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती, जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि लॉग एक्स की इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, लॉग एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती, बट 1 बाई एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो लॉग एक्स है। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, 1 बाई ए इंटू लॉग जेड, और लॉग जेड की इंटीग्रेशन, जेड की वापस वैल्यू यहाँ से पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा 1 बाई ए इंटू लॉग ए एक्स प्लस बी। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। नहीं तो सिंपली भी आप इसको कर सकते हो, दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन को करने का बिना सब्स्टिट्यूशन के, 1 बाई ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो मुझे पता है 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या आती है, 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग एक्स, तो इसको तो आप सिंपली क्या लिख दो, लॉग ए एक्स प्लस बी। इसको मैं पूरा फंक्शन मानूंगा ना एक, डिवाइडेड बाय, मैंने आपको बताया था जब फंक्शन के अंदर एक अलजेब्रिक फंक्शन बैठा हो तो इस फंक्शन की नीचे रख के डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो ए एक्स की डिफ्रेंशिएशन आ गई ए और बी की आ गई 0। देखो ये चीज़ और ये सेम ही तो है, ये शॉर्टकट मेथड है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने आपको इंटीग्रेशन करके दिखाई है। ठीक है, और देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड को,
को धीरे धीरे 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगी कि ये कैसे करना है। अगर मेरे पास मान लीजिए सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन है ऐसे, सीकेंट 4x इंटू 10x dx तो इस क्वेश्चन को करना है हमें भाई। ये वैसे तो अगर इसमें तो क्योंकि प्रोडक्ट रूल होता ही नहीं है कोई, ना इसमें कोई क्वोशिएंट रूल है इंटीग्रेशन में, इसको तो सब्स्टिट्यूशन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक मेथड है उससे करना पड़ता है। तो इसको मैं ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाता हूँ आपको। इसको आपको ऐसा सोचना है कि मतलब जब आप किसी चीज़ की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसमें से कुछ बन जाए। जैसे मैं मान लीजिए सीकेंट लेट सीकेंट x इज इक्वल टू z ऐसे पुट करता हूँ। अब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ dz बाई dx, और याद करो सीकेंट x की डिफ्रेंसिएशन क्या आती है, सीकेंट x की डिफ्रेंसिएशन होती है सीकेंट x tan x। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया dz इज इक्वल टू सीकेंट x tan x इंटू dx। इस पूरे को मैं dz पुट कर सकता हूँ। अब इस चीज़ को देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, सीकेंट क्यूब x इंटू सीकेंट x tan x dx। मैंने क्या किया, इस सीकेंट को ब्रेक कर लिया, सीकेंट क्यूब इंटू सीकेंट लिख लिया, ऐसे लिख सकते हैं ना। और ये पूरी टर्म की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है dz। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, और सीकेंट x को मैंने क्या पुट किया हुआ है z, तो इसकी जगह तो मैं z क्यूब लिख दूंगा, z क्यूब। और ये पूरी टर्म क्या है, ये है dz। तो अब इसकी तो आपको आती है dz, z क्यूब dz की इंटीग्रेशन क्या आती है, z 4/4, और z की वैल्यू क्या है मेरे पास सीकेंट सीकेंट x, तो आ जाएगा मेरे पास सीकेंट 4x/4। ये आंसर आ गया मेरे पास। अब इसके साथ कई आपको बुक्स में सी मिल जाएगा, बट सी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है सच फिजिक्स में, बट होता है सी इसमें। ठीक है, अच्छा और देखिए, अब आपको असाइनमेंट में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आप आप अपना दिमाग चलाइए, इसको करने की कोशिश कीजिए। आपको ऐसे ये वैल्यूज़ पुट करनी है कि इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन इसमें से कुछ बन जाए, ताकि आप फिर कुछ सब्स्टिट्यूट कर पाएँ। ठीक है, आप उसके पहले 10-15 क्वेश्चन करना, अगर फिर भी ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको सबके सोल्यूशन बाकायदा सॉल्व करके आपको पिक्चर भेज दूंगा चैट बॉक्स में। ठीक है, अब दूसरा मेथड भी देख लेते हैं इसको करने का, उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मैं आपको बहुत सुपरफिशियल लेवल पे ये इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, नहीं तो ये +2 में पूरे का पूरा एक बुक में पूरी की पूरी में ये इंटीग्रेशन होती है मैथ्स में। इतना बड़ा ये मतलब चैप्टर है, बहुत वास्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन, बट हमें इसकी बेसिक ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, हमें कुछ कुछ इसकी ज़रूरत पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे जाके नहीं, वैसे ऊपर ऊपर जितनी इंटीग्रेशन हम जानते हैं उतनी हमें ज़रूरत पड़ती है फिज़िक्स में, और उससे फिज़िक्स अच्छी होती है। मतलब एक अगर कोई बच्चा जिसकी फिज़िक्स अच्छी है तो उसकी इंटीग्रेशन अच्छी होगी। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा आ गया x⁻n log x dx, ठीक है, ऐसा फंक्शन है, तो इसको मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करता हूँ, उसका फॉर्म मेथड है। आप ऐसे फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम चूज़ करके करते हैं इसको सॉल्व। आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन किसी को भी सेकंड फंक्शन चूज़ कर सकते हैं, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक लॉगरिदमिक फंक्शन है। तो मैं लॉगरिदमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का मेथड है कि फर्स्ट फंक्शन को तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, और x⁻n इसको 4 लिख लेता हूँ, x⁻4 है जो उसकी मैं इंटीग्रेशन करूँगा। ठीक है, माइनस आ जाता है बाद में, फिर आप इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, जिस फंक्शन को आपने एज इट इज़ लिखा था उसकी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x बाय dx, फिर इसके साथ इंटीग्रेशन का जिस फंक्शन को आपने पहले इंटीग्रेट किया था उसी फंक्शन को इंटीग्रेट करके ऐसे दोबारा लिख दोगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करने पे जो आंसर आ जाएगा वो इसी का आंसर होगा। तो log x तो एज इट इज़ आ गया मेरे पास,
और एक्स रेज टू पावर 4। अब देखो अगर मैं इसको सेकंड फंक्शन मान लूँगा तो यहीं पे फंस गया मैं, तो इसकी तो इंटीग्रेशन होती नहीं है log x की। अगर मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड मान लूँगा ना, तो यहीं पे फंस जाऊँगा मैं। इसीलिए आपको बहुत चालाकी से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज़ करने हैं। ऐसे फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन चूज़ करना है जिसकी इंटीग्रेशन मुश्किल है, ठीक है। तो ये आ गया एक्स रेज टू पावर 4 की इंटीग्रेशन होती है एक्स रेज टू पावर 5/5 माइनस, अब आपको डिफ्रेंसिएशन पता है लॉग की क्या होती है, वो होती है मेरे पास ये, तो ऐसे ही सिंबल लिख दिया मैंने, और log x की इंटीग्रेशन होती है 1/x, ठीक है। और एक्स रेज टू पावर 4 की इंटीग्रेशन होती है एक्स रेज टू पावर 5/5 इंटू ये पूरे के ऊपर भी dx है, समझ गए। एक तो ये इंटीग्रेशन साइन तो इसको इंटीग्रेट करेगा, फिर ये पूरा सॉल्व करने के बाद ये बड़े वाला इंटीग्रेशन का साइन उस सबको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेगा, ठीक है। इसीलिए ये 2 बार dx लिखा गया है। अब देखो इसका सोल्यूशन आ गया 1/x और इसका सोल्यूशन आ गया एक्स रेज टू पावर 5/5। इसने इसको मार लिया तो ये 4 रह गया, और dx था जो ये वाला dx इधर आ गया, इसको सॉल्व किया इस पूरे को तो ये आ गया, इसको सॉल्व किया ये आ गया, ये बड़ा इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज़ आ गया। तो log एक्स रेज टू पावर 5/5 माइनस एक्स रेज टू पावर 4/5, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 5 एक तो पहले से बैठा था और एक इंटीग्रेशन से 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, log x इंटू एक्स रेज टू पावर 5/5 माइनस एक्स रेज टू पावर 5/25। तो ये इसका आंसर आ गया। समझ आया। इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, कभी भी फिजिक्स में ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इंटीग्रेशन पार्ट की ज़रूरत हमें कभी भी नहीं पड़ेगी। बट आपकी असाइनमेंट में क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ इसका। जैसे मान लीजिए मेरे पास है x² cos x dx, तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, ठीक है। तो आप देखो इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है और इसको इंटीग्रेट करना आसान है, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होती है। तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड मान लेता हूँ, तो cos x तो एज इट इज़ आ गया, और इसको मैं लिख लेता हूँ x² dx माइनस फिर बड़ा इंटीग्रेशन का साइन, जो पहले फंक्शन बाहर रखा था उसकी डिफ्रेंसिएशन cos x dx, इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम, फिर एक इंटीग्रेशन का साइन, जिसको पहले इंटीग्रेट किया था उसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे dx, और इस पूरे फंक्शन की इंटीग्रेशन दोबारा फिर होगी dx के साथ। तो ये मेरे पास क्या आ गया, cos x एज इट इज़, x² की इंटीग्रेशन करेंगे तो आ गया x³ माइनस cos की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, ये सिंबल वापस मैंने यही लिख दिया, इसकी डिफ्रेंसिएशन करता हूँ, cos x की होती है माइनस sin x, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x³/3, ठीक है, इंटू dx। अब इसको सॉल्व करते हैं, आ गया मेरे पास cos x इंटू x³ माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये वापस साइन, और 1/3 में 3 भी ये बाहर ले लेता हूँ, sin x इंटू x³ इंटू dx। इसकी इंटीग्रेशन दोबारा करनी पड़ेगी, फिर इस पर वही रूल लगाना पड़ेगा, ये सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स। तो ये आ गया मेरे पास 1/3 cos x इंटू x³ प्लस 1/3, फिर इस पर रूल लगाएंगे, यहीं से ये क्वेश्चन दोबारा चालू हो जाएगा। तो sin x एज इट इज़ आ गया, फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन की x³ की तो आ गया x4/4 माइनस बड़े वाला इंटीग्रेशन का साइन। देखो ये क्वेश्चन वापस ऐसा ही बन गया, तो इसकी वापस इंटीग्रेशन, तो साइन x की डिफ्रेंसिएशन क्या आती है cos x, और इसकी इंटीग्रेशन आ गई x4/4 इंटू dx, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई मेरे पास। अच्छा ठीक है, देखो ये बहुत लंबा चला जाएगा क्वेश्चन, वापस फिर यही चीज़ आ जाएगी। ये गड़बड़ कहाँ की है हमने, गड़बड़ की है इसको फंक्शन मानने में। अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको मैं सेकंड फंक्शन मान लूँ तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखो आपको प्रॉब्लम समझ आई, ये मैंने फंक्शन इसको उल्टा ले लिया तो ये बहुत लंबा चला गया। इसको करने का जो सही मेथड है वो ये है कि इनकी आप नंबरिंग उल्टी कर दो,
फर्स्ट फंक्शन किसी और को मानो, दूसरे को मानो। ये क्वेश्चन दोबारा सही मेथड इसको करने का, ये गलत मेथड से किया था। गलत मेथड गलत नहीं है, मतलब जो हमने टेक्निक यूज़ की वो गलत होगी। हमने फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन गलती से मान लिया। अब देखना इसका आंसर आएगा, देख समझ आया यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर ये फंक्शन वही से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। आपके 5 दिन भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये वहीं से रिपीट हो जाएगा। अब अगर मैं इनको फंक्शनिंग, इसकी नंबरिंग सही कर दूँ तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये ऐसे आ गया x² cos x dx। तो डी इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ इसको, और इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x ऐसे लिख लेता हूँ एक बार मैं, cos x dx माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन का साइन, फिर x² की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx² बाई dx इंटू cos x dx की इंटीग्रेशन, और सब की इंटीग्रेशन एक बार फिर करनी है हमें। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² cos x की इंटीग्रेशन क्या आती है, cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, माइनस x² की डिफ्रेंशिएशन क्या आती है, ये बड़े वाला सिंबल ऐसे ही, इसको मैं लिख लूँगा 2x इंटू cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x इंटू dx, ये dx यहीं पे लिख दिया, ठीक है। बाकी सब फंक्शन सॉल्व करके ऐसे लिख दिए। अब इस पर दोबारा फिर रूल लगेगा, अब ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x² sin x माइनस 2 को तो मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ। अब ये ऐसी चीज़ बन गई ये वापस फिर, ठीक है। तो मतलब ये 2 आ गया बाहर। अब मैं इस पर फिर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेट करेंगे sin x को dx माइनस ये बड़े वाला इंटीग्रेशन का साइन, तो dx बाई dx इंटू इंटीग्रेट करेंगे sin x dx और इस पूरी की इंटीग्रेशन dx के साथ। तो ये मेरे पास आ गया x² sin x एज इट इज़ माइनस 2 टाइम्स x, साइन की इंटीग्रेशन क्या आती है माइनस cos x, और ये नेगेटिव साइन, इस पे जो ब्रैकेट थी वो रहेगी, क्योंकि इसने फिर ये वाले सिंबल चेंज कर देगा, ये बाहर वाला नेगेटिव, ठीक है। तो dx बाई dx की इंटीग्रेशन, तो x की डिफ्रेंशिएशन क्या आती है 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये साइन की एक बार ये सिंबल मैंने एज इट इज़ लिख लिया, इसकी डिफ्रेंशिएशन की तो 1 आ गया, साइन x की डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस cos x dx, ठीक है। अब ये इसको लिखो x² sin x, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2x cos x, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, बट इस नेगेटिव की वजह से ये पूरे का पूरा नेगेटिव आ जाएगा, और cos x की इंटीग्रेशन क्या आती है sin x, तो ये आंसर आ गया मेरे पास। समझ आया कि ऊपर से चला गया। एक बार इसको देख लो ध्यान से, आप इसको उतारिए और इसको देखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। कभी भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, पूरी की पूरी इंटीग्रेशन की नहीं समझ आई तो मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। बट आप मेरे को बताइए, आप अपना मतलब रिस्पॉन्स दीजिए, मेरे को रिस्पॉन्ड कीजिए इस पर, और फिर मेरे को पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब बताइए और असाइनमेंट करने की कोशिश कीजिए, उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व हो रहा आप सेंड कीजिए, आई विल सॉल्व एंड मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा उसका, ठीक है। थैंक यू।